दूसरा इसके अंदर करेंसी जो है, ये जो करेंसी हमने बात करी उसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? फिएट मनी के नाम से भी जानते हैं। फिएट मनी का मतलब मनी विच अंडर लॉ मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल, ऐसी मनी जो लीगली सबके द्वारा अडॉप्ट कर ली गई है, वो कहलाती है आपकी फिएट मनी। क्लियर? इस करेंसी एंड कॉइन्स को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? फिएट मनी के नाम से। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अभी मैंने आपको कैसे बताया कि इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो टाइम डिपॉजिट होता है और एक फिक्स डिपॉजिट होता है। टाइम फिक्स डिपॉजिट एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपने एफडी करवा ली, 3 साल की, 2 साल की, इस तरह से। तो आपने कब मांगना है ये पैसा? 2 साल बाद, 3 साल बाद। मतलब इसको हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। दूसरा क्या है आपका? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब आपने जमा करवा दिया, जब भी मांगेगा बैंक को आपको देना पड़ेगा। वो आप चेक के द्वारा या किसी के भी द्वारा आप विदाउट नोटिस जिस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। तो दो तरह से हम मनी विड्रॉल कर सकते हैं बैंकों से। एक तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, इस तरह से। और दूसरा होता है हम बिना नोटिस के अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो जैसे चेकेबल फैसिलिटीज होती है ना, ये सारा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या शामिल हुआ? डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा? इट इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक्सेट्रा। क्लियर? तो कहीं से भी आपको कुछ भी मिलेगा, जैसे आपको वर्ल्ड बैंक देगा, ये आईएमएफ देगा, या किसी भी बिहाफ पर आपका पैसा कहीं से भी बाहर से आएगा, तो किसके पास आएगा? आरबीआई के पास। तो ये जो पड़ा पैसा होता है वो इसमें शामिल होता है। गवर्नमेंट का पैसा, बैंकों का पैसा। मैंने कहा ना, बैंक भी सीआरआर के रूप में अपना कुछ डिपॉजिट्स वहाँ कराता है, जमा कराता है। जब हमने लास्ट लेसन में देखा तो बैंकिंग को समझा था, तो वो भी तो कुछ अपनी डिपॉजिट्स करवाता है। तो ये सारा पैसा मिलकर जो आरबीआई के पास रहता है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ M1। अब इसी चीज़ में आता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी इज मनी प्रोड्यूस बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। जो मनी आरबीआई और गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है। आरबीआई अपनी इच्छा से तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, किसी न किसी के ऑर्डर पर करेगा। तो वो ऑर्डर कहाँ से आता है? गवर्नमेंट से। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, एक तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स। इस हाई पावर्ड मनी के अंदर 2 चीज़ें शामिल हो जाती है, एक तो करेंसी जो पब्लिक के पास है और दूसरा कैश रिजर्व्स जो बैंकों के पास है। तो इस तरह से हमारा ये मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, किस तरह से मनी सर्कुलेशन में आती है। तो मनी सर्कुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई का है। क्लियर? हालांकि हमारे कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे कि M2 में क्या शामिल है। M2 में शामिल है M1 के जो तीनों आइटम्स थे, उनके साथ में अगर मैं उस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस ऐड कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा ना। M3 इट इज़ अ मेजर कॉन्सेप्ट। M3 तो M1 के अंदर में अगर नेट टाइम डिपॉजिट्स ऐड कर दूं, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक कर दूं, तो वो मेरा M3 बन जाता है। M4 का मतलब होता है M3, जो M3 के अंदर सारा M1 नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स के साथ अगर मैं टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक्स, इसके अंदर NSE शामिल नहीं है। NSE का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसको शामिल नहीं किया जाता। तो इस तरह से तुम्हारा मनी एंड सप्लाई लेसन भी हुआ कंप्लीट।